रायसीना की रेस को लेकर आज का दिन बेहद खास है। अब से थोड़ी देर बाद एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। रामनाथ कोविंद के नॉमिनेशन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संसद भवन पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रकाश सिंह बादल, तमाम बड़े नेता इसके अलावा मौजूद हैं। एनडीए के घटक दलों के, बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। 4 अलग अलग सेटों में नामांकन दाखिल किया जाएगा और पहले सेट के प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अनुमोदक राजनाथ सिंह हैं। इसी तरह से 4 सेट तैयार किए गए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चारों सेट दाखिल करना जरूरी नहीं है, तो हो सकता है कुछ सेट बाद में दाखिल किए जाएं, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में लाल कृष्ण आडवाणी हैं, वेंकैया नायडू हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त तस्वीरों में। और खासियत है कि रामनाथ कोविंद की अगर बात करें, वो खुद भी यूपी से ही आते हैं। कानपुर देहात का एक गांव है पुखराया, जहां के वो हैं, वहीं पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। कानपुर में उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है, पेशे से वकील रहे हैं वो। उन्होंने कई साल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है। 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। बीजेपी के वो पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। तमाम पदों पर उन्होंने काम किया है। वो बिहार के राज्यपाल थे, जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया जब नाम उनका प्रस्तावित किया गया उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ रामनाथ कोविंद हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, रामविलास पासवान हैं, नायडू हैं। तमाम नेता इस वक्त ये देख रहे हैं आप। एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी की शायद कोशिश है ये शक्ति प्रदर्शन की, क्योंकि इतने सारे नेता मौजूद हैं, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इस नामांकन के दौरान ये नामांकन लोकसभा के महासचिव के दफ्तर में होगा, जिसमें 4 सेट दाखिल किए जाएंगे। 4 अलग अलग सेट बनाए गए हैं, जिसके अलग अलग प्रस्तावक और अनुमोदक हैं। इस तरह से 480 प्रस्तावक और अनुमोदक हैं नामांकन के जो सेट हैं उसमें। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र पराशर बने हुए हैं। देवेंद्र, बस नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन जिस तरीके का जमावड़ा दिख रहा है, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। एक शक्ति प्रदर्शन है बीजेपी की तरफ से, ये लगता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इकट्ठा किया गया है वो एक शक्ति प्रदर्शन ही है। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग कितनी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और उस स्थिति में वैसे दल जो कि बॉर्डर पर खड़े थे, उन्हें अपने पाले में खींचने में उन्हें आसानी होती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये जो फैसला लिया गया था वो दलित जाति से रामनाथ कोविंद को, उसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, वो मैसेज भी दिया गया। और इसमें मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ, गुजरात के जी देवेंद्र की आवाज कट गई, उनका संपर्क टूट गया। हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद भवन की तस्वीरें हैं जहां पर नामांकन के लिए पहुंचे हैं रामनाथ कोविंद। ये तस्वीरें आप देखिए और अब से कुछ ही देर में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देवेंद्र फडणवीस तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, जितेंद्र सिंह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 11:45 पर पहुंच गए थे। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। लोकसभा महासचिव के कमरे में नामांकन दाखिल किया जाएगा, जिस दौरान खुद प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पहले सेट के ऐसे 4 सेट दाखिल किए जाते हैं। अशोक वानखेड़े जी, ये जिस तरह का लोग दिख रहे हैं, जितने लोग दिख रहे हैं, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री होना, एनडीए के बड़े नेता होना, बीजेपी के तमाम नेता मौजूद होना, बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है इसके जरिए। इसके पीछे क्या मकसद है? नहीं, बीजेपी ये बता रही है कि हमारा कुनबा कितना इंटैक्ट है। बीजेपी बता रही है यूपीए जैसे लूज गठबंधन नहीं है जहां कोई भी आके उनके पाले में से किसी को ले उठे। आज देखिए, जो एनडीए के कैंडिडेट, जितने भी एनडीए के समर्थक हैं, वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे है और मोदी सबको साथ में लेके चल रहे हैं। जो मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास कहते हैं, वो शायद एनडीए के कुनबे को लेके कहते हैं, क्योंकि सारे एनडीए के अपने घटकों को साथ में लेके चल रहे हैं। साथ में ये भी दिखाई देता है कि जो मार्गदर्शक मंडल के जो 2 सदस्य है प्रोमिनेंट, वो भी उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन 2019 की तैयारी है। मैं बता रहा हूँ, यदि आज भी विपक्ष सुधरा नहीं तो शायद विपक्ष इतना बिखरा हुआ लड़ेगा कि पहली बार ये यूपीए नाम की कोई चीज होगी नहीं, ऐसा लगता है। वानखेड़े जी, 2019 को लेकर ही क्या
रामनाथ कोविंद का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि वो यूपी से हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि वो दलित वर्ग के हैं, यानी एक साथ दो जगह साधा गया। 20% वोट करीब यूपी में दलित वर्ग का है। बिल्कुल, मैं जानता हूं कि दलितों को एक, देखिए इसमें राजनीति तो थी। ऐसा नहीं कि एनडीए ने बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू जाके एक कैंडिडेट निकाला। एक दलित वोट का ये था। शायद जो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट थे जिनकी आवाज़ टूट गई, वो गुजरात का रेफरेंस दे रहे थे। गुजरात में कोरी समाज का 15% वोट है और जो उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार है, इनका लगातार गुजरात में काम भी बहुत है, तो कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये दलित समाज के इम्पैक्ट से ज़्यादा विपक्ष को कैसा तोड़ सकता है, ये पहला ट्रेलर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में दिखाया। यदि विपक्ष आज भी नहीं इंटैक्ट हुआ या विपक्ष में कोई अच्छा नेतृत्व उभर के सामने नहीं आया, तो वो अपने गठबंधन को, जो विपक्ष का महागठबंधन है, जिसको यूपीए कहे या कुछ भी कहे, वो आगे बना रहेगा या जो बना हुआ है इसमें भी और अलग अलग छेद होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो यूपीए को अपना गठबंधन अगर संभाल के रखना है तो उसको कुछ फास्ट मूव कह सकते हैं या कह सकते हैं क्लेवर मूव्स भी लेने होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा के महासचिव के दफ्तर में ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री हैं, रामनाथ कोविंद मौजूद हैं, उनके बगल में अमित शाह बैठे हुए हैं, प्रकाश सिंह बादल ने, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, तमाम नेताओं को साथ चलने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें न सिर्फ बीजेपी, एनडीए के तमाम नेता मौजूद हैं, 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान बुलाया गया है। ये आप देखिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नामांकन की, और 4 सेट में नामांकन किया जाता है, जो कि कहा जा रहा है। हालांकि सभी सेट जमा करना जरूरी नहीं है। 480 टोटल प्रस्तावक होंगे इसमें, और सबसे पहला जो सेट है उसके प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये देख रहे हैं आप, कागज दिए गए हैं अब रामनाथ कोविंद के हाथ में। तो नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त ये चल रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का नाम घोषित करने से पहले ये तय कर लिया था, ये श्योर कर लिया था कि जो वोट हैं वो उसके पक्ष में आ जाए, ताकि उसके कैंडिडेट की जीत की जो संभावना है वो पूरी हो। मीम अफजल साहब, बीजेपी ने तो पहले कोशिश की और उसने जो वोट थे वो अपने पाले में कर लिया। वाईएसआर कांग्रेस यहां तक वो ले आई अपने पक्ष में, उसके बाद ऐसा नाम घोषित किया रामनाथ कोविंद का कि एनडीए के जो साथ नहीं थे, जो आपके बहुत करीब थे और एनडीए छोड़कर गए थे आपके पास, नीतीश कुमार, वो भी आ गए समर्थन में रामनाथ कोविंद के। आप लोगों से कहां देर कहां भूल हो गई, और क्यों आप लोगों ने बड़ा दिल करके रामनाथ कोविंद का समर्थन नहीं कर दिया? देखिए, उनका समर्थन करने का कोई सवाल पैदा नहीं था, इसलिए कि ये शुरुआत तो खुद बीजेपी ने की है। जहाँ तक आपने नीतीश कुमार जी का कहा, अभी उनकी तरफ से आपने क्लैरिफिकेशन भी दिखाया, जो बिहार के जो उनके अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि इस पर कोई गौर दोबारा नहीं किया जा सकता, जो फैसला हो गया। ये नीतीश को, लेकिन एक बात कभी मत भूलिए कि महागठबंधन में 3 पार्टियाँ हैं जो मेजर हैं जी। एक नीतीश कुमार जी की है, एक लालू जी की है, एक कांग्रेस है जी। इसमें 2 पार्टियों का रिकॉर्ड रहा है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की ना आइडियोलॉजी के साथ गए हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी उन्होंने किसी तरह का कोई गठबंधन कभी किया है। नीतीश जी ये काम कर चुके हैं। अब उन्होंने आज एक बार फिर ये फैसला लिया। हालांकि ये बात मैं जानता हूँ उनके ऊपर भी दबाव है, जैसे लालू जी ने कहा कि हम उनसे अपील करेंगे, हमसे बात करेंगे, हम उनको समझाएंगे, तो वो तो खैर अलहदा बात है, और शायद ये लालू जी के कहने के बाद ही क्लैरिफिकेशन दिया गया है। यहाँ केसी त्यागी साहब ने भी नहीं, वो लगातार मीम अफजल साहब, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अब इसमें चर्चा का कोई बात नहीं है, हम अपना निर्णय कर चुके हैं और हमने इस निर्णय से अवगत भी करा दिया है विपक्षी पार्टियों को। मीम अफजल साहब, इस वक्त नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अशोक वानखेड़े साहब, ये नामांकन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएं। कहा जा रहा है 4 सेट होते हैं, लेकिन चारों सेट दाखिल करना जरूरी नहीं होते, क्या कुछ होता है इसमें? नहीं, 4 सेट
बनाने जाते हैं, लेकिन एक सेट पे भी काम चला जा सकता है, क्योंकि एक सेट से आप नामांकन पत्र भर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साइड पे हमेशा 4 सेट दिए जाते हैं। एक परंपरा चलती आ रही पुरानी, और वो परंपरा जारी है। और उसके बाद सवाल ये भी होता है, जब नामांकन भरा जाता है तो उसमें अनुमोदक कौन होंगे, उसमें सिग्नेचर्स कौन होंगे, ये भी एक प्रेस्टिजियस इशू होता है। ये अपना एक स्ट्रेंथ, शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होता है कि इतने मुख्यमंत्रियों ने, इतने लोगों ने, इतने विपक्ष के तथाकथित जो बीजेपी के नहीं है उन लोगों ने साथ में आके समर्थन दिया। तो ये एक सिंबॉलिज्म है, इससे एक मैसेज जाता है, इससे एक परसेप्शन बनता है कि देखिए अब बीजेपी में भी जो 4 सेट बनाए, तो कहीं अनुमोदक जेटली है, तो कहीं अनुमोदक राजनाथ सिंह है, तो कहीं अनुमोदक सुषमा स्वराज है। इससे भी पार्टी की हायरार्की में पता पड़ता है कि कौन महत्वपूर्ण है, कौन पीछे है, कौन आगे है। ये कई चीज़ें इससे अर्थ निकलते हैं। यानी कई संदेश, ये जो पूरा प्रस्ताव होता है, जो ये नामांकन की प्रक्रिया होती है, इस पे कई संदेश भी छुपे होते हैं। वानखेड़े साहब, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी ने जो मूव दिखाया उसको आप क्या कहेंगे? क्लेवर मूव था, उसने जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको अपने पक्ष में कर लिया, उसके बाद नाम की घोषणा। मुझे मीम अफजल की बात समझ में नहीं आती। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या लेफ्ट, क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना, क्या डीएमके या डीएमके, ये क्या भजन करने के लिए आते हैं क्या? ये राजनीतिक दल है, ये राजनीति करने आते हैं। और जब राजनीति होती है, तो जब आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए था कि हम बीजेपी को इतना कॉर्नर करें कि बीजेपी हमारे चरणों में पड़ के गिड़गिड़ा के बोले कि भाई साहब कुछ करके हमारा कैंडिडेट निकालो। वो एक स्थिति लानी होती है। उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस कहती कि हम तो इंतजार करते बैठे कि वो हमें बताएंगे। वो अपनी स्ट्रेंथ पक्की करते बैठे। जिस दिन 50% क्रॉस कर गए, उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ गई है। देखिए, ये हम बाहर, यदि हम एज ए राजनीतिक विश्लेषक देखूं मैं, पूरा देश आग में झुट चुका है, किसान रास्ते पे है, सब दूर अराजकता मची हुई है, राष्ट्रपति का इलेक्शन मुंह पे है। ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि जो 58 दिन से लेकर लगातार यूपी चुनाव के बाद लगातार मेहनत कर रहा है, एक दिन हर स्टेट में वो पाया जाता है। दूसरी तरफ इनके उपाध्यक्ष है, वो नानी को मिलने चले गए। इससे भी एक परसेप्शन समझ में आता है कि विपक्ष कितना सीरियस है किसी भी चीज को लेके। ऐसे कई चीजें हैं, जब आप विश्लेषण पे आते हैं तो सामने आता है कि लगता है कि नहीं, विपक्ष वाकई कमजोर है, या तो सरेंडर हो गया, या उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद जो ये बिल्कुल, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की जो बैठक थी, इसकी बात तो हमने बहुत देर पहले सुनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों नाम का ऐलान करने में कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने इतनी देर कर दी, और वो इंतजार करते रहे कि सरकार अपना कोई उम्मीदवार बताए और वो उससे मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन कह सकते हैं ये दांव पर कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया, और उसके बाद उनको मीरा कुमार का नाम घोषित करना पड़ा। देवेंद्र पराशर के पास हम चलते हैं। देवेंद्र, ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कितना कुल समय इसमें लगता है और क्या कुछ होता है? ये नामांकन के बारे में एक आपको दिलचस्प चीज़ बताऊं कि एक सेट में 50 सिग्नेचर होते हैं, लेकिन बीजेपी ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी प्रकार कोई तकनीकी चूक ना हो, एक सेट में 60 प्रस्तावों का अनुमोदक के सिग्नेचर कराए हैं। इसमें मायने ये रखता है कि जब सांसद की शपथ लेते हैं सांसद, तो उस समय जो उनका सिग्नेचर होता है, उनके पास पे, पार्लियामेंट पास पे जो सिग्नेचर होता है, एग्जैक्टली वही सिग्नेचर इस प्रस्तावक के तौर पर भी होना चाहिए। वो एकदम सिमिलर होना चाहिए, अन्यथा वो खारिज हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अलग अलग कैंप्स बनाए थे जहां पे ये सिग्नेचर कराए जा रहे थे। उसमें अनंत कुमार, भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, ओम बिरला और राकेश सिंह जैसे नेता, इन 5 प्रमुख नेताओं के घर पे ये कैंप लगाया गया था, जहां पे सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या फिर विधायक हो, वो जाकर सिग्नेचर करते थे। दूसरी चीज़, पूरी प्रक्रिया की बात बताएं तो लगभग 15 मिनट का समय लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में। उसके बाद ये नामांकन पूरी हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इस बात का बेहद ख्याल रखा गया है बीजेपी की तरफ से। और कांग्रेस और बीजेपी में एक फ़र्क देखें तो आपको यही समझ में आएगा कि बीजेपी की रणनीति काफ़ी पहले शुरू हो जाती है और बहुत स्मार्ट मूव वो चलते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले से ये शुरू किया कि वो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दे सकते हैं, अगर उन्होंने ये कार्ड खेला होता दलित कार्ड बीजेपी से पहले, और उसके बाद बीजेपी ये उम्मीदवार लेके आती दलित कार्ड, तो जाहिर तौर पर परसेप्शन के लिहाज से विपक्ष को एक एडवांटेज होता। लेकिन वो काम वो कर नहीं पाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब का बेहद ज़्यादा ख्याल रखा जाता है अमित शाह की तरफ से। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो अमित शाह ने अपने तमाम दौरों को रद्द कर दिया। लगातार दिल्ली में कैंप करते रहे, अलग अलग दलों के नेताओं से बात कर रहे थे, और आज ये नतीजा सामने है। जी बिल्कुल, मीम अफजल साहब, यही बात अशोक वानखेड़े भी कह रहे हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेके सामने आते हैं ये लोग, आप इंतजार करते रह जाते हैं और इसीलिए देर हो जाती है। अगर पहले आप मीरा कुमार का नाम सामने लेके आते तो शायद क्योंकि मीरा कुमार का अपने आप में ऐसी शख्सियत है जिनके नाम पर किसी को ऐतराज नहीं होता, आज भी नहीं है, लेकिन अब चूंकि आपके पास वोट नहीं, तब शायद आप अगर पहल करते तो आपके पाले में गेंद होती इस वक्त। देखिए, ये तो परसेप्शन है
मैं तो एक बात कह सकता हूँ, अभी वानखेड़े जी ने सब बातों का जिक्र किया, लेकिन एक बात का जिक्र नहीं किया कि मीडिया का क्या रुख रहता है जब हम लोग कोई काम करते हैं और जब सरकार कोई काम करती है। उनके हर काम को हमारे मीडिया का एक हिस्सा बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का काम करता है। सर मीडिया पे ठीकरा मत फोड़िए, कहता है सर मीडिया पे ठीकरा मत फोड़िए, आपने क्या किस दिन किया है वो आता है सामने। सुन लीजिए, नो प्लीज, इसका जवाब मैं कभी कभार मीडिया के बारे में भी सुन लिया चलिए, करिए। मैं आपके ताल्लुक से थोड़ी ये बात कह रहा हूँ, बोलिए। मैं आपके ताल्लुक से थोड़ी कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन के हर मूव को बताना कि बेवकूफ़ी है और सरकार के हर मूव को बताना ये कहना कि शानदार पॉलिटिक्स है। इसमें कोई अखलाकियात, कोई मोरालिटी, कोई जो कहना चाहिए कि उसूल है, वो कोई काम ही नहीं करता है। जो भारतीय जनता पार्टी करे वो ज़बरदस्त है और जो अपोजिशन करे वो बेवकूफ़ाना अमल है, वो गलत है, वो उनकी लेजीपन है, वो उनका गौर ना करने का तरीका हो सकता है। तो ये एक परसेप्शन भी बनाया जा रहा है और ये परसेप्शन शुरू से बनाया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, वानखेड़े जी ने शुरू में जो असेसमेंट किया बहुत सही किया कि जब तक बीजेपी के पास, आज वो कह भी रहे हैं कि हमने अगर ऐसा मूव किया होता, कोशिश करते कि हम बीजेपी पाँव में पड़कर कहती भाई हमारा कैंडिडेट जिता दो। देखिए ये बात तो साफ हो गई ना कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं कमजोरी होती है तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल दूसरा होता है और जरा सी उसको ताकत मिल जाए तो फिर वो इस तरह आपे से बाहर होती है कि उसको लगता है जैसे किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो क्या कांग्रेस ये नहीं करती? मीम अफजल साहब एक मिनट, क्या कांग्रेस ये नहीं करती? पूरे देश का मीडिया नोटबंदी के खिलाफ बोल रहा था, तब आपको बहुत अच्छा लग रहा था। तब जब मोदी की खिलाफत करता है कोई तो आप बहुत खुशी से फूले नहीं जाते। और मोदी ने सही काम किया, या हम ये नहीं कह रहे कि कैंडिडेट सही है क्या गलत है। मेरा आकलन ये है कि इस पूरे प्रक्रिया में जो राजनीतिक चालें चली है भारतीय जनता पार्टी ने, वो एक्सीलेंट थी, उसका उनको एडवांटेज मिल गया। आप एक राजनीतिक पार्टी है, आप भूल कर गए और आपकी गलती आपको बताए तो आपको लगता है कि हम मोदी के हाथ में खेल रहे हैं। सवाल मोदी के हाथ में खेलने का नहीं है। अभी तक हमने ये नहीं कहा कि ये कैंडिडेट ठीक है या गलत है। हमने ये नहीं कहा कि ये कैंडिडेट देख के उन्होंने दलित की राजनीति नहीं की। इसी प्लेटफॉर्म पे अभी के क्षण में मैंने कहा कि दलित का कार्ड खेला। गुजरात में कोरी समाज 15% है, उसका भी कार्ड खेला। उनको कार्ड खेलने का अधिकार है, वो खेलते हैं। आप खेलिए ना। आपको दलित की राजनीति नहीं करनी थी, आप सुशील कुमार शिंदे को लाते महाराष्ट्र से। आपको बिहार का ही कैंडिडेट चाहिए था क्योंकि आपको नीतीश कुमार को कॉर्नर करना था, तो आपने मीरा कुमारी को लाया। वानखेड़े जी परसों तक बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अपोजिशन के पास कोई रास्ता ही नहीं रह गया अलावा इसको सपोर्ट करने के। नहीं, आज तो मीरा कुमार जी का नाम आया तो हर आदमी कह रहा है कि नहीं, नाम तो बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं आप तो सिंबॉलिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वानखेड़े साहब, लोकतंत्र में अगर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो उनको पूरा हक है, इसमें किसी को एतराज क्यों हो? बिल्कुल। मीम अफजल साहब, लेकिन सवाल यही हो रहा है कि आप लोगों ने देर कर दी है। मीरा कुमार की शख्सियत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वो सांसद रही हैं, मंत्री रही हैं, लोकसभा अध्यक्ष रही, लोकसभा की स्पीकर रही हैं। कोई उनकी शख्सियत पे सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन बस यही हमने देर कर दी और हमने ये समझा कि भारतीय जनता पार्टी देश के इस बड़े ओहदे के लिए सबसे बड़ा ओहदा है, उसके लिए कंसेंसस की बात कर रही है। ये बताइए, तो संजीदगी से उस पर गौर करना चाहिए, इसलिए हमने देर कर दी और उन्होंने धोखा देने का काम किया। कांग्रेस क्या जब सरकार भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस कब से विश्वास रखने लगी, जिसने लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दिया आपको? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास की बात नहीं है, जनता पार्टी पे कांग्रेस का